हमारा टॉपिक है वो है टी टेस्ट। टी टेस्ट और वन सैंपल, इसको आप सिंपल टी टेस्ट भी कहते हैं, सिंपल टी टेस्ट। ठीक है जी, सिंपल टी टेस्ट। अच्छा, टी टेस्ट हम कब अप्लाई करते हैं? अभी तक जो आप अप्लाई कर रहे थे सी टेस्ट अब अप्लाई कर रहे हैं और उसी के बेस पर आप पी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमने पी वैल्यू की भी एक्सरसाइज की। पी वैल्यू को आपने कैलकुलेट किया कि जब आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगा तो उससे आप पी वैल्यू कैसे डिटरमिन करते हैं। ठीक है जी। टी टेस्ट में ऑन द अदर हैंड पी वैल्यू आप मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक बात तो ये है। ठीक है ना, टेबल से आप इसी तरह पी वैल्यू नहीं निकाल सकते, वो सिर्फ प्रेडिक्टेड वैल्यू हो सकता है, उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ बाद में। लेकिन टी टेस्ट हम अप्लाई कब करते हैं? टी टेस्ट उस वक्त अप्लाई करते हैं जब आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना वो नॉट नोन हो। ठीक है जी, और उसकी जगह आप एस जो है यानी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल से रिप्लेस करते हैं। इसकी जगह आप ये वाला एस जो है वो लगा देते हैं, विच इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल। एक दूसरा है कि आपका सैंपल साइज जो है दैट इज लेस देन 30। अगर सैंपल साइज आपका लेस देन 30 है तो फिर उस सूरत में अगर आप जी टेस्ट अप्लाई करेंगे ऑन अननोन सिग्मा एंड लेस सैंपल साइज तो फिर उस टेस्ट की जो अनसर्टेनिटी है वो बढ़ जाती है। अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है कि वो टेस्ट इतना रिलायबल नहीं होगा। लेकिन उसकी जगह अगर आप टी टेस्ट अप्लाई करेंगे तो वो स्मॉल सैंपल साइज को कंपनसेट कर लेता है, स्मॉल सैंपल साइज को कंपनसेट कर लेता है। ठीक है जी, तो फिर हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। अच्छा, जी टेस्ट और टी टेस्ट ये जब 120 पे आपका सैंपल साइज पहुंच जाता है तो ये दोनों एक जैसे हो जाते हैं। इसका वैल्यू अगर टी टेस्ट आप अप्लाई करेंगे या जी टेस्ट अप्लाई करेंगे तो दोनों का वैल्यू एक जैसे आएगा। सैंपल साइज 120 पे पहुंच जाता है तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टी टेस्ट एंड जी टेस्ट, बोथ द टेस्ट आर देन आइडेंटिकल। ठीक है जी। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है वो है T1 सैंपल x बार माइनस म्यू ओ डिवाइडेड बाय s अपॉन n अंडर रूट। ये वाला इसका फॉर्मूला है। ठीक है जी। मैं आपको एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग के एग्जांपल जो है वो एक कोर्ट केस की तरह है। कोर्ट केस की तरह है। कोर्ट में आप कब जाते हैं? जब कोई आप पे किसी चीज़ का दावा करते हैं, ठीक है ना, वो कोर्ट चला जाता है तो फिर डेफिनेटली आपको भी कोर्ट जाना पड़ेगा। वो अलग बात है कि अगर आप जरगे के सिस्टम या उनको बुलाते इशू जो है ना वो रिजॉल्व कर लेते तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं करते तो आपको भी कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है जी। कोर्ट जब जाएंगे तो दोनों वकील रखेंगे, एक वकील भी लड़ेगा दूसरा भी लड़ेगा और वो मांगेगा एविडेंसेस, जज एविडेंसेस मांगेगा कि भाई मुझे बताया आपके पास क्या एविडेंस है जो उन्होंने क्लेम किया हुआ है, ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, लिहाजा जिस चीज़ पे आपने कब्जा किया हुआ है चाहे वो ज़मीन पे कब्जा है या कोई और क्लेम है तो लिहाजा इनके पास एविडेंसेस है, आपके पास एविडेंसेस है कि नहीं, तो वो अपनी तरफ से एविडेंसेस लेके आएगा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके आएगा कि नहीं ये जो दावा कर रहा है ये गलत है। तो नल हाइपोथेसिस को आप ये नल हाइपोथेसिस को आप कहें कि किसी बंदे ने आप पे दावा किया है HO, और HA का मतलब है कि उसके खिलाफ आपने अभी एविडेंसेस जमा करने होंगे ताकि आप अपना दिफा करें। तो ये वाला जो है वो दिफाई पोजीशन, आप अपने आप को डिफेंड करेंगे और इस बंदे ने आप पे क्लेम किया हुआ है कि इसने आप कोई पर्स चोरी किया हुआ है, ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। देयर आर सो मेनी इश्यूज, सो मेनी प्रॉब्लम्स इन विच यू आर फेसिंग द कोर्ट केस। तो एक जो है वो नल हाइपोथेसिस जिसने क्लेम किया हुआ है और जो अपने आप को डिफेंड करता है वो आपका अल्टरनेट है। तो नल हाइपोथेसिस बेसिकली द क्लेम दैट यू आर मेकिंग and HA the alternate hypothesis that you are that somebody is defending them himself or herself। ठीक है जी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये टी टेस्ट है, ठीक है जी, और मैं कहता हूँ कि ये टी टेस्ट कब आपकी मजबूरी बन जाती है एप्लीकेशन, जब आपका सैंपल साइज जो है ना वो लेस देन 30। फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, KTH में, LRH में, HMC में,
और वहाँ पर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट आपके पास पड़े हुए कोई 5-10 इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है जी। और आप एक टेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं कि ड्रग जो है वो फॉर एग्जांपल डिजिटेलस ड्रग्स कि वो हार्ट के पंपिंग को कितना स्ट्रांग बना देता है, पंपिंग को, कि वो ब्लड को इजाकुलेट कर सके और पूरे टिश्यूज तक पहुंच जाए, ठीक है जी। तो फिर उस सूरत में जब पूरे हॉस्पिटल में आपके पास सिर्फ 5 या 10 पेशेंट हैं, ज़्यादा सैंपल साइज आपके पास पूरा नहीं हो रहा, तो फिर आपकी मजबूरी बन जाती है कि आपने टी टेस्ट अप्लाई करना होगा रादर देन जी टेस्ट। बात समझ में आ रही है? तो टी टेस्ट आप उस वक्त अप्लाई करते हैं, अगेन sample size is less than 30, the standard deviation of the population is not known. Standard deviation of the population की जगह sample के standard deviation को आप पुट करते हैं, उसकी जगह आप रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये पूरा टी टेस्ट है। इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होता है, लेकिन जी में जब आप बेल शेप बनाते हैं तो इसका कर्टोसिस जो है वो बड़ा होता है, ऊंचा होता है, और जो टी टेस्ट वाला कर्टोसिस है वो थोड़ा सा फ्लैट होता है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर सैंपल साइज इज लेस देन 30 और यहाँ पर सैंपल साइज इज 30 और मोर देन 30 होता है, तो इसलिए ये कर्टोसिस बढ़ जाता है और यहाँ पर कर्टोसिस जो है ना वो कम हो जाता है। दोनों में सिर्फ डिफरेंस यही है, बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों के तकरीबन सेम है, इसमें आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि जो आपका हाइपोथेसिस है, you are testing that the pregnant women coming to clinic A are anemic. That is, their HB level is less than that of the normal woman. Normal woman जो population की है वो कितने हैं? 13 है। एक hypothetical value उन्होंने लिया हुआ है, ठीक है ना। तो mu is more than or equal to 13 mg per deciliter, ये यूनिट आप इसके साथ, और HA mu is लेस देन 13 mg पर डेसीलीटर। हमें ये साबित करना है ना, ये साबित करना है कि आपका जो एवरेज HB लेवल है ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन दैट इज लेस देन दैट ऑफ द नॉर्मल वुमन। डेटा आपको जो दिया गया है सर, इसमें क्लेम किस देखिए? x बार 11.8। अच्छा जी, ये डॉक्टर जो क्लिनिक ए में बैठी हुई है वो क्लेम कर रही है कि प्रेग्नेंट वुमन जो मेरे क्लिनिक पे आ रही है इनका HB लेवल में मुझे लगता है कि नॉर्मल वुमन से कम है। तो फिर उन्होंने एक सैंपल लिया और सैंपल में से x बार कैलकुलेट किया जो कि 11.8 mg पर डेसीलीटर, स्टैंडर्ड डिविएशन 2.6 mg पर डेसीलीटर आया। n उन्होंने कितना है? 25 प्रेग्नेंट वुमन लिए और अल्फा जो है वो 5% है, अगर नहीं है तो 5% के बराबर है, ठीक है जी। तो बाय एप्लीकेशन ऑफ टी टेस्ट हम अप्लाई इसलिए करेंगे कि ना तो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन है और सैंपल साइज जो आपके पास है वो लेस देन 30 है, ऐसा है। तो ये x बार माइनस म्यू ओ डिवाइडेड बाई एस अपॉन एन अंडर द रूट, ये आपके पास 11.8 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2.6 डिवाइडेड बाई 25 अंडर रूट, तो ये आया माइनस 13 और 11.8 0 2, ये 1 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाई 2.6 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1.2 2.6 डिवाइडेड बाई 5, ये करें जरा 2.6 डिवाइडेड बाई 5 2.6 डिवाइडेड 0.52 है सर। 52 नाउ 1.2 डिवाइडेड बाई 0.52, तो ये मेरे ख्याल में माइनस 2.35 और 36 आता है, इसी तरह कुछ होगा। तो 2.307 चले 2.31 कर दिया, 2.35 लिखना है। अब आप इसको यहाँ पर लोकेट कर दें, ये माइनस में, यस सर। तो आपका जो टी वैल्यू है, टी टेबुलेटेड वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितना है? n-1, तो 25 से 1 माइनस करें 24 है, तो 24, और ये वन टेल हाइपोथेसिस है 0.02 के साथ, ये मेरे ख्याल में 1.711 आप देखिए जरा, यस सर, ये माइनस 1.711 आपका जो कैलकुलेटेड है माइनस 2.35, ये
तो अब हम क्या करेंगे कि A is the calculated value minus 2.35 is less than the tabulated value minus 1.711 and it falls in the rejection region. So we reject the null hypothesis which says that the mean HB level is more than or equal to 13 mg. In favor of alternate hypothesis, we are rejecting this. In favor of alternate hypothesis which says that the mean HB level is less than that of the 13, and we can conclude that the women coming to clinic A are anemic. That is, their HB level is less than 13 mg per deciliter. इस तरह हम इसको कंक्लूजन बनाएंगे. ठीक है जी.